हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पॉलिटिकल साइंस का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, मेजोरिटाइजेशन इन श्रीलंका। इसे हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका में किस तरह से मेजोरिटी यानी सिन्हलाज जो 78% थे, उन्होंने माइनॉरिटी यानी तमिल को दबाने का कोशिश किया। तमिल को भी दो टुकड़ों में बटा हुआ था। श्रीलंकन तमिल जो नेटिव तमिल्स थे वो 13% थे, और इंडियन तमिल जिसके फोर फादर यानी परदादा कभी श्रीलंका में काम करने के लिए गए थे और वहाँ फंस गए थे, ऐसे तमिल वाले 5% थे। तो सिन्हलाज इन दोनों पर जो अपना डोमिनेशन दबाने का कोशिश किया। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका जो एक आज़ाद देश बन गया। द लीडर ऑफ द सिन्हला community sought to secure the dominance over the government by virtue their majority। जो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने सिन्हलाज कम्युनिटी को डोमिनेट करने के लिए छोड़ दिया, यानी उनका मानना ये था कि सिन्हला मेजोरिटी में और उनको पूरे कंट्री में डोमिनेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को डोमिनेट करना चाहिए। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish the सिन्हला supremacy। जो गवर्नमेंट था उसको इलेक्ट किया गया था, इसीलिए यहाँ डेमोक्रेटिकली लिखा हुआ है, यानी केवल वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। बाकी गरीबों का मत या फिर जो तमिल्स का मत, तमिल्स के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। केवल उन्होंने सिन्हला सुप्रीमेसी थोपने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने आज़ादी के केवल 8 साल बाद एक बहुत बड़ा एक्ट लाया। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding the Tamil। 1956 में एक एक्ट को पास किया गया जिसमें सिन्हला को सुप्रीमेसी दिया गया और सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया 1956 में। इसके कारण से तमिल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वहाँ पर। The governments offered preferential policies that favored the Sinhala applicant for university position and government jobs। जो सरकार थी उन्होंने ढेर सारा ऐसा पॉलिसी लाया जिसके कारण से जो है यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पर केवल सिन्हला का डोमिनेशन हो सकता है और तमिल यहाँ से दूर चला जाए। A new constitution was stipulated that the state should protect the foster बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कौन लोग थे? बुद्धिज्म थे सिन्हलाज। सिन्हला का जो जात था वो था बुद्धिज्म। उन्होंने स्टेट को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और उसमें से स्टेट को ये पावर दिया कि वो केवल बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे। मतलब सिन्हला ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तक को चेंज कर दिया। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग one after the other gradually increases the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। एक के बाद ढेर सारे ऐसे पॉलिसी लागू कर दिया गया जिसके कारण से श्रीलंकन तमिल्स को ये लगने लगा कि वो यहाँ के नहीं हैं, वो एक पराया हैं। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture। उन्होंने ये फील किया कि जो सिन्हला के जो लीडर्स हैं, जो बुद्धिस्ट हैं और सिन्हला के लीडर्स हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जो उनके भाषा और उनके कल्चर के बारे में सोचता हो। They felt that the constitution would win the Sinhala and the Tamil communities stand over time। उन्होंने सोचा कि समय के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को कुछ फ़ायदा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। The Sri Lankan Tamil launched parties and struggled for the recognition of Tamil as the official language। बाद में श्रीलंकन तमिल जब गुस्सा हो गई तब उन्होंने बहुत सारा पार्टीज लॉन्च कर दी। ये पार्टीज मतलब जो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ऐसा पार्टीज थी, और ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि तमिल लैंग्वेज जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए फॉर the regional autonomy and the equality of the opportunity in securing education and jobs। रीजनल ऑटोनॉमी यानी राजस्व, राजशाही। मतलब तमिल्स का क्या मांग था कि
सिन्हलाज को जो है, सिन्हला के पास जो ऑटोनॉमी है उसको हटा करके हमको ऑटोनॉमी दे दिया जाए, इक्वलिटी दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए और एजुकेशन और जॉब के लिए हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए। ये हम लोगों के पास ये सिक्योरिटी होना चाहिए कि हाँ हम लोगों को अच्छा से एजुकेशन मिलेगा और एक जॉब मिलेगा। इनका सबसे बड़ा गलत मांग था ऑटोनॉमी। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रैपिडली डिनाइड। लेकिन उनका ये जो मांग था ऑटोनॉमी का, इसको कंटिन्यूअसली जो है डिनाई कर दिया गया, मना करते गया। जितना बार उन्होंने कहा उतना बार इनको जो है मना कर दिया गया। बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam यानी स्टेट इन द नॉर्थन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तमिल इलाम नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में क्या मांग रहे थे? स्टेट मतलब यहाँ वो लोग एक देश मांग रहे हैं, आज़ाद देश। यहाँ लिखा स्टेट गया लेकिन इसका मतलब है आज़ाद देश। नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में वो लोग इसलिए मांग रहे थे कि जो तमिल्स थे वो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में थे। यहाँ ये जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है यहीं पर तमिल है, इसीलिए उन्होंने इसको बोला था कि इसको आप एक सेपरेट देश लागू कर दीजिए या तो हमको आप ऑटोनॉमी दे दीजिए। तो ऑटोनॉमी के लिए तो उन्होंने पहले से ही डिनाई कर दिया था। The distrust between the two communities turned into the widespread conflict। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो विश्वास जो खत्म हो गया था, इसके कारण से दोनों के बीच में युद्ध हो गया, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा हुआ। Soon it turned into the civil war। सिविल वार यानी गृह युद्ध। सिविल वार का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो धीरे धीरे युद्ध की तरह लगने लगे। अगर किसी देश में दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होता है तो छोटा मोटा लड़ाई होता है, उतना बड़ा लड़ाई नहीं होता। लेकिन जब ये लड़ाई एक बहुत बड़ा युद्ध जैसा लगने लगे, किसी दो देश के बीच में लड़ाई हो रहा है, तब उस सिचुएशन को कहा जाता है सिविल वार। As a result, the thousands of the people of both communities have been killed। दोनों ही कम्युनिटी के बहुत से पीपल को मार दिया गया। Many families were forced to leave the country। बहुत सारे जो फैमिलीज को कंट्री छोड़ना पड़ा। As refugees and many more lost their livelihood। लिवलीहुड यानी आजीविका, उनका कमाई जो रोजी रोटी था वो उनसे छीन गया। You have read chapter 1 of the economic textbook class 10 about the Sri Lanka's excellent score of economic development, education and health। श्रीलंका डेवलपमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी में इंडिया से कहीं ज़्यादा है। बट द सिविल वॉर हैड caused a trouble setback to the social, culture and the economic life of the country। It ended in 2009। 2009 में ये ख़त्म हुआ। इनका जो लड़ाई चल रहा था ये 2009 में ख़त्म हुआ और इसके कारण उनको जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान झेलना पड़ा। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम जो एक अलग रास्ता चुनता है, एकोमोडेशन मतलब अलग रास्ता चुनना, अलग राह। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, श्रीलंका से अलग रास्ता चुना। श्रीलंका ने डोमिनेशन का रास्ता चुना था लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चर डाइवर्सिटी। उन्होंने अपना जो रिकॉग्नाइज, उन्होंने ये मान लिया कि हाँ हम लोगों के पास कल्चरल और डाइवर्सिटी रहना चाहिए, कल्चरल डिफरेंस और डाइवर्सिटी रहना चाहिए। मतलब हम लोगों के पास जो दोनों जात मिलजुल करके रहे, ऐसा ना हो केवल हम ही रहे। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया मेजॉरिटी ने। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together with the same country। 1970 से 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया ताकि जो दोनों का दोनों जो ग्रुप है वो शांतिपूर्वक रहे और दोनों एक साथ एक ही कंट्री में रहे, दोनों अलग अलग कंट्री का मांग न करे, जैसे तमिल इलाम्स ने किया था। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव।
उन्होंने जो अरेंजमेंट चुना ये बाकी सभी देशों से बहुत अलग था और बहुत अच्छा था, अच्छा रास्ता था उन लोगों को ये। Here are some elements of the Belgium model। यहाँ बेल्जियम मॉडल का कुछ एलिमेंट्स के बारे में लिखा गया है। एग्जामिनेशन में अगर इस पूरे टॉपिक में से कुछ आएगा तो यही आ सकता है, व्हाट इज बेल्जियम मॉडल। The constitution prescribed that the number of the Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government। जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक पारित किया गया जिसमें से जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों का दोनों सेम रहे, मिनिस्टर्स दोनों का सेम गवर्नमेंट है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। बहुत सारा ऐसा मेजर्स भी लिया गया ताकि किसी एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप को ज़्यादा पावर मिल सकता है। अगर हम मेजोरिटी का बात करें, जहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में वहाँ डच को कुछ छूट मिलना चाहिए, और जहाँ डच मेजोरिटी में वहाँ फ्रेंच को कुछ छूट मिलना चाहिए। तो इस तरह का भी उन्होंने खास ख्याल रखा। सम स्पेशल लॉज पारित बेसिकली। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। इसी कारण हुआ ये कि कोई भी, अब दोनों में मिनिस्टर सेम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये पारित कर दिया है कि गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर सेम रहेगा तो दोनों में से कोई एक अकेला कैसे फैसला ले सकता है। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ढेर सारा ऐसा ताकत है जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जवाबदेह नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा अगर वो कोई गलती कर देता है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स का एक अलग ही दास्ता था क्योंकि यहाँ पर डच माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। यहाँ पर फ्रेंच 80% थे और डच 20% था, इसीलिए ये एक स्पेशल केस, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को लागू कर दिया गया। जिस तरह हम लोगों के देश में इंडिया है, इंडिया का पूरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। उसी तरह यहाँ पर ब्रुसेल्स का किस्सा है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरा देश के गवर्नमेंट, जो पूरा देश का गवर्नमेंट था वहाँ पर डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ दोनों के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसी कारण ब्रुसेल्स में ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को भी ये मानना पड़ा था कि हाँ यहाँ पर भी दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इस सब चीज़ों से जो दोनों का दोनों सहमत था कि हाँ हम दोनों के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इसी कारण दोनों में लड़ाई नहीं हुआ। इसका उलट जो श्रीलंका था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, सिविल वार तक बात चला गया था, जिसके कारण से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था श्रीलंका का। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। अब यहाँ पर जो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, थर्ड टायर, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है कोई एक पर्टिकुलर डच, फ्रेंच या फिर जर्मन स्पीकिंग के द्वारा जो है डोमिनेट किया जाता है, क्योंकि कोई एक जगह में कोई ना कोई तो मेजोरिटी में रहेगा। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये गवर्नमेंट जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट से भले ही पावर बहुत कम हो लेकिन फिर भी ढेर सारा पावर था, एजुकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड और कल्चर रिलेटेड। यू माइट फाइंड बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग ये पढ़ के समझते हैं बेल्जियम का मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर थोड़ा सा भी छेड़खानी किया जाता है तो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत लंबे समय तक चला।
It indeed is a very complicated even for the people in the Belgium. ये बेल्जियम के पीपल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई एक जगह भी पूरा बेल्जियम में फ्रेंच और डच में लड़ाई होता है तो उसके बाद पूरा देश में ये दंगा छिड़ देगा। इसी कारण वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है बहुत बढ़िया ढंग से काम किया अभी तक। दे हेल्प टू अवॉइड civic strife यानी झगड़ा, लड़ाई between the two major community and the possible division of the country on a linguistic line। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया में जो है कल्चर के आधार पर दो भाग हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। उसी तरह अगर यहाँ पर भी जल्द ही एहतियात ना बरका जाता तो ये देश भी दो टुकड़ों में बट जाता, केवल भाषा के आधार पर। When many countries of Europe came for the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। यहाँ हेडक्वार्टर नहीं लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर्स लिखा है। हेडक्वार्टर्स का मतलब ये है कि एक यूनियन का केवल हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स नहीं, ब्रुसेल्स ढेर सारे यूनियन का हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ पर यूनियन का नाम मेंशन नहीं किया गया। What do we learn from these स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? इन दोनों स्टोरी से हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? कभी भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे पास ज़्यादा पावर है तो हमको कम पावर वाले को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। बोथ आर डेमोक्रेसीज, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों में केवल अलग एक चीज़ था, दोनों के दोनों डेमोक्रेसीज थे, अलग केवल एक चीज़ था कि उन्होंने पावर शेयरिंग को अलग रूप से देखा। In Belgium, the leader have realized that unity of the country is possible only by the respecting the feeling of the interest of different communities and regions। जो बेल्जियम के लोग थे वो ये बात समझ गए थे कि नेशनल यूनिटी, जो देश को हम एक छोर में बांधने का जो काम है वो तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के फीलिंग को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के कम्युनिटी और एक दूसरे के इंटरेस्ट यानी एक दूसरे के बारे में सोचें। Such a realization resulted in manual acceptable arrangement for the power sharing। इस तरह का जो रियलाइजेशन है कि हमको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, इस तरह के रियलाइजेशन के कारण दोनों के बीच पावर शेयरिंग बहुत बढ़िया ढंग से हो पाया। The Sri Lanka shows us the contrasting example। श्रीलंका हम लोगों के अलग एग्जाम्पल दिखाता है, एकदम उलट एग्जाम्पल दिखाता है इसका। It shows us if majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। हाँ, अगर कोई जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने का कोशिश करता है तो इस वक्त माइनॉरिटी या तो एक अलग देश बना देगा या तो युद्ध लड़ेगा, जिसके कारण सिविल वॉर भी हो सकता है, जिसके कारण दोनों को इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ सकता है। हम लोग ये टॉपिक अभी यहीं पे खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग टोटल 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।